गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो आज अपने बात आपकी करते हैं, दूसरा लेसन अपना चल रहा था तुलसीदास। बुक्स निकाल लीजिए क्षितिज, और दूसरा लेसन आपका चल रहा था तुलसीदास। इसके आपके 5 पेरे हो गए, लास्ट पेरा रह रहा है। ठीक है, ये लास्ट पेरा करते हैं और उसके बाद में इसके अभ्यास प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट पेरा निकालिए इसका। सहप्रसंग व्याख्या वाला है, सहप्रसंग व्याख्या। लास्ट पेरा निकालिए। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हे परशुराम, हे मुनि, आपके शील, आपके व्यवहार को इस संसार में कौन नहीं जानता। आप तो पूरे संसार में विख्यात हो। ठीक हो। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जीके। ठीक है, दूसरी पंक्ति में देखिए, इसमें लक्ष्मण मुनि परशुराम को कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, गुरु ऋण यानी अब आपके ऊपर गुरु का ऋण रहा है, जिसको सोच करके आप बहुत ही चिंतित हो रहे हो। सो जनु हमरे माथे काढ़ा। अब जनु आ गया इसमें, मनु मानो, जनु जानो, ये वाचक शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो इसमें आपका सो जनु हमरे माथे काढ़ा। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, नोट कर लेना, पेंसिल ले लेना और पेंसिल से साइड में लिख लेना, जो विशेष में आपके काम आएगा। दिनी चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनि, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, अब आपके सर के ऊपर गुरु का ऋण है, जो बहुत ज्यादा चढ़ गया है, जिसको लेकर के आप चिंतित हो, और वो हमारे ही माथे चढ़ा है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़वारा, और अधिक दिन बीत गए इसलिए उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी है व्यवरिया बोली। यहाँ व्यवरिया का मतलब होगा आप हिसाब किताब करने वाले, हिसाब किताब करने वाला, यानी आप जो हिसाब करने वाला है उसको बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, यानी कि तुरंत मैं थैली खोल करके दे दूंगा, आप अपना हिसाब कर लेना। ठीक है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। कटु माने कड़वे, वचन माने वचन, कुठार माने कुल्हाड़ा, सुधारा माने पकड़ लिया या संभाल लिया। अब लक्ष्मण के इन व्यंग्य वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को, कुठार को हाथ में पकड़ लिया, तो हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो सब हाहाकार करने लगे। भृंगुबर परशु देखावु मोही, विप्र बेचारी बचौ नृपद्रोही। नृपद्रोही यानी कि क्षत्रिय राजाओं के द्रोही। विप्र माने ब्राह्मण, आप नोट करते रहना। बेचारी माने सोच करके, बचाओ माने बचा रहा हूं। भृंगुबर यानी भृंगुवंश, ये भृंगुबर आया है परशुराम के लिए। परशु देखावु मोही, परशु माने कुल्हाड़ा, दिखाओ माने दिखाना, मोही माने मेरे को। अब लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि हे परशुराम, हे मुनि, आप मुझे ये कठोर कुल्हाड़ा मेरे को दिखा रहे हो। विप्र बेचारे बचाओ नृपद्रोही, आप क्षत्रिय राजाओं के द्रोही, हे क्षत्रिय राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण सोच करके या ब्राह्मण समझ करके आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं, और आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा मेरे को दिखा रही हो। आगे वाला लाइन देखना। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब मिले माने मिलना, कभू माने कभी, सुभट माने योद्धा, रण माने युद्ध भूमि, द्विज माने ब्राह्मण। ठीक है, अब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपको अभी तक कोई योद्धा नहीं मिला जिससे आपका पाला पड़ा हो, यानी आपको अभी तक किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप ब्राह्मण हो, आप देवता हो, आप महान योद्धा हो, आप अपने घर के अंदर ही हो, आपको अभी तक कोई महान योद्धा नहीं मिला, या महान योद्धा से आपका कभी पाला नहीं पड़ा।
अनुचित कही सब लोग पुकारे। वहां सभा में जितने भी राजा बैठे थे वो लक्ष्मण के वचनों को देख करके कहते हैं, या अनुचित वचनों को देख करके सब लोग कहते हैं, पुकार उठते हैं। ठीक है। रघुपति सैनु लखुन नेवारे, रघुपति यहाँ श्री राम के लिए आया है। सैनु माने संकेत करना, लखनु माने लक्ष्मण को। ठीक है। अब श्री राम क्या है, लक्ष्मण को अपने नेत्रों के, नेवारे में नेत्रों से इशारा करते हैं, उनको चुप रहने के लिए कहते हैं। आगे वाला लाइन देखना इंपॉर्टेंट है, इसमें अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस। अब सरिस शब्द आ गया आपका वाचक उपमा अलंकार का। सम सा सी से सरिस, सरिस ये वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार के। और इसमें आपका उपमा अलंकार है तो एक एक पहले शब्दों का वर्ड मीनिंग देख लेना। लखन माने लक्ष्मण, उत्तर माने उत्तर, आहुति, आहुति होती है जैसे अपने कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें हवन सामग्री डालते हैं तो एक प्रकार की आहुति प्रकट होती है। सरिस माने समान, भृंगुबर कोपु, भृंगुबर यहाँ आया है परशुराम के लिए। कोपु कृषाणु, कोपु माने क्रोध, कृषाणु माने अग्नि, तो यहाँ कोपु कृषाणु क्रोध रूपी अग्नि, तो यहाँ रूपक अलंकार है। सरिस शब्द आ गया बीच में तो उपमा अलंकार है। तो अब आगे देखिए इसमें लक्ष्मण के जो उत्तर थे, यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे, जो व्यंग्य वचन थे, जो परशुराम को कह रहे थे, वो क्या है, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने के सम्मान थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु। सम शब्द फिर आ गया तो यहाँ उपमा अलंकार है। रघुकुल बानु यानी रघुकुल वंश के सूर्य रूपी, या रघुकुल वंश के सूर्य श्री राम। ठीक है। तो रघुकुल बानु में रूपक अलंकार है आपका। तो अब आगे इन दोनों लाइनों का अर्थ एक बार दोबारा देख लेना। यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो क्या है, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे या बढ़ाने के समान थे। अब जब मामला बढ़ता हुआ देखकर, यानी कि जब मामला काफी बिगड़ गया, तब उसको देख करके रघुवंश के सूर्य रूपी श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, या जल के समान शीतल वचन है वो परशुराम को कहे। ठीक है। जिससे परशुराम का क्रोध है या जो गुस्सा वो शांत हो गया। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके आपके 6 पेरे हैं। ठीक है, 6 पद हैं। ठीक है, ये 6 के 6 हो गए। अब इनके जो वर्ड मीनिंग है वो एक बार कर लेना और नोटबुक में भी कर लेना। ठीक है। अब अपने इसके जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, अब इसके करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, इनके उत्तर देते हैं अपने, तो निकाल लीजिए पेज नंबर 8 पे। भृंगुसुत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। भृंगुसुत से तात्पर्य है, तो भृंगुसुत किसके लिए है, परशुराम के लिए है, तो क्या ऑप्शन आपका सही है। रघुकुल बानु संज्ञा किस पात्र के लिए है, रघुकुल बानु, यानी रघुवंश के सूर्य रूपी श्री राम, तो ये किसके लिए है, राम के लिए है, तो इसका भी क्या ऑप्शन सही है आपका। अति लोकोत्तरात्मक प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ। जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उस समय क्रोधित कौन हुआ, तो इसका उत्तर होगा कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित हुए। प्रसंग में गांधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया, एक गांधी सुनु शब्द आया बीच में, तो आप लिखना कि प्रसंग में गांधी सुनु शब्द है वो विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं, अब इसका उत्तर लिखना कि परशुराम है वो लक्ष्मण को मंदबुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि वो कठोर और कड़वे यानी कि अनुचित वचन बोल रहे हैं और वो नासमझ के कारण अपने कुल के लिए घातक बन रहे हैं, क्योंकि परशुराम उनका वध कर सकते हैं। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगे, अब आप इसका उत्तर लिखोगे कि जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय इसलिए करने लगी क्योंकि लक्ष्मण के अनुचित उत्तर या अनुचित वचनों के कारण और वहां पर सभा में रक्तपात की संभावना के कारण क्या है, सभा बैठी थी वो क्या है,
हाहाकार करने लगी। अब आप देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? तो इसका सीधा सा सिंपल अर्थ ये है कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित इसलिए हो रहे थे क्योंकि परशुराम है वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे, ठीक है, और वो अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहते थे क्योंकि शिव जी का धनुष था वो राम ने तोड़ा था, ठीक है, इसलिए वो कुपित हो रहे थे। शिव का धनुष कैसे टूट गया? 8वां प्रश्न देखना। तो शिव का धनुष है वो राम के छूने मात्र से टूट गया। राम ने उसके नए के भ्रम में देखा, ठीक है, और उसको उठाया और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो टूट गया क्योंकि शिव का जो पुराना धनुष था वो जीर्ण अवस्था में था, कमजोर था, इसलिए वो टूट गया। यह कुंभड़बतिया कोहू नाई पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? यह कुंभड़बतिया शब्द है वो आंचलिक शब्द है और एक काशी फल होता है वो कमजोर होता है तो उसके लिए आया है। तो इसमें लक्ष्मण ने कहा था उसमें कि यहाँ कुंभड़बतिया यानी काशी फल के समान कमजोर नहीं है, तो इसमें लक्ष्मण की वीरता की विशेषता का पता चलता है कि वो वीर है, शक्तिशाली है, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषता। अब परशुराम के चरित्र की 2 विशेषता बतानी है, तो इस प्रश्न के आधार पर परशुराम की 2 चरित्र की विशेषताएं सामने आती है। एक तो ये है कि वो क्रोधी स्वभाव के हैं, वो अपने आप को कई बार कह चुके हैं कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, ठीक है। दूसरी उनकी ये विशेषता आती है कि वो आत्म प्रशंसा करते हैं, यानी कि अपनी बड़ाई अपने मुंह से खूब बार बार करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि मैंने अपने भुजा के बल पे क्षत्रियों का विनाश किया और उनकी जो भूमि छीन ली वो राजाओं को या ब्राह्मणों को दान में दे दी, ठीक है। तो वो अपने मुंह की अपनी प्रशंसा खुद अपने मुंह से करते हैं, तो आत्म प्रशंसा और क्रोधी स्वभाव के थे, तो उनकी एक विशेषता का पता चलता है। अब निबंधात्मक प्रश्न, लक्ष्मण परशुराम संवाद कथा सार को अपने शब्द में लिखना है। तो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा का जो सार है, जो पहले पैरे से लेकर के 6वें पैरे तक आता है, तो उस कथा का सार संक्षिप्त में आपको इसका लिखना है। 12वां प्रश्न इसका है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषता बतानी है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषता बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। तो इसमें बताना है कि तुलसीदास की संवाद शैली पात्रानुकूल है, परिस्थितियों के अनुकूल है, ठीक है, और उनकी अवधि भाषा के ऊपर क्या पकड़ है वो मजबूत है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है, और कुंभड़बतिया जैसे आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। उसके बाद में आप इसके अंदर शब्दों को छांट के आप लिख सकते हो भी किस में कौन सा अलंकार आया है। जैसे रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, लखन उत्तर आहुति सरिस में उपमा अलंकार है, कोपु कृषाणु में रूपक अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, का छति लाभु जून धनु छुअत टूट रघुपति ने 200 में आपका अतिशोक्ति अलंकार है, ठीक है, और अवधि भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, ठीक है। तो इस आधार पे आप बना करके अपना उत्तर लिख सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा लेना और अच्छी तरह रीड कर लेना। अब आपकी लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या हो गई अच्छी तरह से और इसके अभ्यास प्रश्न भी हो गए। तो आपका पहला लेसन सूरदास हो गया, उसकी व्याख्या और प्रश्न हो गए, प्रश्न उत्तर। दूसरा लेसन आपका तुलसीदास वाला हो गया, लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला हो गया, इसकी व्याख्या हो गई, सप्रसंग व्याख्या हो गई कंप्लीट, और इसके प्रश्न उत्तर हो गए। तो ये दोनों लेसन आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से कर लेना। और इनके जो सूरदास का जीवन और साहित्यिक परिचय वो भी कर लेना, तुलसीदास का जीवन साहित्यिक परिचय वो भी कर लेना। तो आपके आज इसमें काव्यखंड, यानी कि ये जो काव्यखंड है, काव्य खंड है जो आपका, इसका पहला और दूसरा ये 2 लेसन हो गए, सूरदास और तुलसीदास, यानी कि सूरदास और तुलसीदास, यानी कि ये 2 लेसन हो गए आपके, ठीक है।
काव्य खंड का पहला और दूसरा 2 लेसन हो गए। अब अपने चलते हैं, आपका नेक्स्ट लेसन कराएंगे गद्य खंड। जो ये गद्य खंड है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला बहुत ही अच्छा लेसन है, ये अपने स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने नोटबुक बुक्स में देखिए, पेज नंबर आपका 34 है, निकाल लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेसन निकाल लेना। तो इसका आपका गद्य भाग, गद्य खंड का आपका लेसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेसन है आपका एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है, पेज नंबर इसमें तो 34 दिया हुआ है, बाकी आपकी अपनी बुक्स में देख लेना कौन सा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह आपका गद्य खंड है। और गद्य खंड के अंदर इसमें आपका 10वां लेसन दे रखा है, इस बुक्स में 10वां लेसन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब आपका पहले तो कवि परिचय करते हैं, इसका जो लेखक परिचय है वो करते हैं इसमें, क्योंकि आपके 2 कवि परिचय आएंगे, एक तो काव्य खंड से आएंगे और एक गद्य खंड से आएंगे। ठीक है, तो गद्य खंड से आपका पहला लेसन इसमें होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, ठीक है, और साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले अपने चलते हैं भारतेंदु का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 ईस्वी में। ठीक है, इनका निधन हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1850 में जन्म, 1885 में निधन हो गया इनका, और 35 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने, ठीक है, बहुत ही काव्य रचना की। तो आप अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, तो निकाल लीजिए आपका लेसन भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। अंडरलाइन करना, काशी में होता है। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी, वो भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया और उनकी जो विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे भारतेंदु जी, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्य में लगा दी, यानी लोगों के कल्याण में लगा दी, और कुछ संपत्ति अपने साहित्य रचना के कल्याण में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। ठीक है, अंडरलाइन करना। वे जन्म से कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक बचपन में था उन्हें। 16 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 16 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी रचना लिखनी है, जो काव्य रचना करनी है, वो प्रारंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885, 35 वर्ष की अल्पायु में 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये तो आपका आ गया जीवन परिचय। अब लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में अंडरलाइन करना, भारतेंदु जी को वर्तमान हिंदी गद्य का जनक या प्रवर्तक माना जाता। बहुत ही अच्छी लाइन है, ये साहित्यिक परिचय में आपको लिखनी है। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, भाषा और साहित्य दोनों में, ये अंडरलाइन करना, आगे वाले मत करना। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव था। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया था। गद्य रचना ना, जैसे निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, ठीक है, इनको उन्होंने क्या किया, परिमार्जित कर उसमें सुधार करके उसको मधुर और स्वच्छ बनाया था। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य
युग की सबसे बड़ी विशेषता रही। बहुत ही अच्छी लाइन है, आप अंडरलाइन करना कि प्राचीन और नवीन इन दोनों का सामंजस्य उनकी क्या है, सबसे बड़ी विशेषता थी। अपनी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की बहुतायत है, यानी उनका जो रचना का जो उनकी रचनाएं हैं उनके अंदर संस्कृत और तद्भव शब्दों की क्या बहुलता मिलती है। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया, बहुत ही अच्छा प्रभाव आ गया। स्थान स्थान पर रोचक बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग भी किए। यह आपकी जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न रचना है, यह हास्य और व्यंग्य रचना है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। अब उनकी साहित्यिक परिचय में मेन चीज आपकी उनकी आती है रचनाएं। तो वो रचनाएं देखना, इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। कवि वचन सुधा का उन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, और हरिश्चंद्र मैगजीन है वो 1868 है, ये 1872 है शायद, 1872 ईस्वी में, 72 या 73 कुछ ऐसी है। तो कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 या 73 ईस्वी उसमें संपादन किया। ये पत्रिकाएं थी। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद है उनके द्वारा लिखे। जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें अब उनके नाटक देखिए, नाटक उन्होंने सबसे ज्यादा लिखे हैं। तो उनके नाटकों में देखिए, वेदिकी हिंसा ने भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, विशिष्ट विस्मोसदम, ये उनके प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं उनके पाठ परिचय पे। थोड़ा सा पाठ परिचय कर लेते हैं अपने। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। विनोद प्रिय, इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र, अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली। अब जो आपका ये पाठ है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये हास्य व्यंग्य शैली है। इसमें शैली कौन सी है? शैली आपकी है हास्य व्यंग्य शैली। ठीक है, हास्य व्यंग्य शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है कि उसका यश बना रहे। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। जो आपका ये पाठ है ना, इसका वर्ण्य विशेष ने बताया है कि संसार में मनुष्य अपना नाम अमर करने के लिए, अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है। और वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार क्या लालायित रहता है कि मैं मेरे मरने के बाद में मेरा नाम अमर रहे। कोई धर्मशाला खोल दी, कोई प्याऊ लगा दी, कोई स्कूल खोल दिए, कोई कॉलेज खोल दिए कि उसका नाम बना रहे। इसलिए उसने, यही इस पाठ का विषय है, वर्ण्य विषय है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया था। उस समय का समाज के बारे में बात कर रहे हैं कि समाज है वो धर्मांधता, स्वार्थपरता, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया था। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो ये स्टूडेंट आप कर लेना, इस भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय कर लेना, और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये अपने कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।